India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। साकेत भवन हादसे मामले में एमिकस क्यूरी ने कहा, एमसीडी की लापरवाही से 6 की मौत, कोर्ट से जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। कोचिंग सेंटर फायरिंग केस में पटना कोर्ट ने खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा, पूर्व आईएएस अशोक खेमका को एम्प्लैंड अतिरिक्त सचिव माना जाए, केंद्र की भेदभावपूर्ण कार्रवाई रद्द। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। कोर्ट्स राउंडअप में अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे, जहां नई दिल्ली के सैद उल अजैब में 30 मई 2026 को एक इमारत ढहने से 6 लोगों की मौत और 14 लोग घायल हो गए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार सिन्हा ने एमसीडी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। सिन्हा ने कोर्ट में दायर आवेदन में कहा कि प्लॉट 261 वेस्टर्न मार्ग पर 2015 से अवैध निर्माण चल रहा था। बेसमेंट से लेकर 5वीं मंजिल तक के अवैध फ्लोर एमसीडी की बुकिंग में दर्ज थे, पर निगम ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इमारत को न सील किया गया, न गिराया गया। उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट एमसीडी और दिल्ली पुलिस से हलफनामा लेकर बताए कि बार-बार उल्लंघन के बाद भी बिल्डिंग कैसे खड़ी रही और जिम्मेदार अफसरों पर क्या कार्रवाई हुई। साथ ही दिल्ली के सभी असुरक्षित अवैध भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट और समयबद्ध सीलिंग ध्वस्तीकरण के निर्देश देने को कहा। कोर्ट से जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की। यह आवेदन भवन उपविधि उल्लंघन वाले लंबित केस में दायर है, पर कोर्ट ने फिलहाल इसकी तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही घटना पर सिविल और क्रिमिनल दोनों केस चल सकते हैं, पर दोनों के बीच बेमतलब की देरी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अमनुल्लाह और जस्टिस महादेवन की बेंच ने 23 साल बाद दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। 2001 में शिकायतकर्ता ने जमीन की बिक्री को लेकर सिविल केस किया था। आरोप था कि अपीलकर्ता ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से सेल डीड किया। वहीं आरोप 2024 में एफआईआर में दोहराए गए। कोर्ट ने पूछा कि 2001 में ही एफआईआर क्यों नहीं हुई, 23 साल इंतजार क्यों किया। कोर्ट ने कहा, एफआईआर में देरी का ठोस कारण होना चाहिए। कारण न हो तो देरी केस को नुकसान पहुंचाती है। किशन सिंह वर्सेस गुरपाल सिंह केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि सिविल में हार कर बदले की भावना से आपराधिक केस को हथियार नहीं बनाया जा सकता। निराशवादियों को कोर्ट का दुरुपयोग कर दूसरे पक्ष को परेशान करने की छूट नहीं मिलेगी। इसी आधार पर बेंच ने अपील मंजूर कर अपीलकर्ता के खिलाफ चल रही क्रिमिनल कार्यवाही रद्द कर दी। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शिकायत में आरोपी का ठीक से वर्णन किया गया या अपराध होने के तुरंत बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बिना कोर्ट में आरोपी की पहचान अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर नहीं करेगी। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले की बेंच ने फिरौती के लिए अपहरण का अपराध करने के आरोपी 2 व्यक्तियों की सजा बरकरार रखी। आरोपी ने सजा के खिलाफ तर्क दिया कि घटना के कई साल बाद बिना किसी टिप के गवाह द्वारा कोर्ट में पहली बार की गई पहचान यानी कि डॉक आइडेंटिफिकेशन भरोसेमंद नहीं है। इस तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस वराले द्वारा लिखे गए फैसले में रानी
रॉनी ऑफ रोनाल्ड जेम्स अल्वारेस आदि बना महाराष्ट्र राज्य मामले का हवाला दिया गया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि गवाह ने आरोपियों की खास विशेषताओं को देखा था और अपराध होने के तुरंत बाद उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए टिप न करने से अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर नहीं होता। कोर्ट ने रॉनी और उर्फ रोनाल्ड जेम्स अल्वारेस आदि मामले का हवाला देते हुए कहा, जहां गवाह को आरोपी के साथ बातचीत करने का मौका मिला हो या जहां गवाह को आरोपी की खास विशेषताओं को देखने का मौका मिला हो जिससे कोर्ट में उसकी गवाही पर भरोसा किया जा सके, वहां ऐसे गवाह द्वारा कोर्ट में पहली बार की गई पहचान के सबूत को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं कराई गई। अपीलकर्ता के तर्क को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, मौजूदा मामले में घटना दिन दहाड़े हुई थी। युवा लड़कियों को अपहरणकर्ताओं की शारीरिक विशेषताओं को देखने का साफ और बिना किसी रुकावट के मौका मिला था। ये घटना कई मिनटों तक चली और इसमें धक्का मुक्की और पंजाबी में बातचीत भी शामिल थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सही शारीरिक विवरण दिया। इसके आधार पर अपील खारिज की गई। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां गजुला तिरुपति बनाम तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का आदेश रद्द कर दिया और सिंगल जज का आदेश बहाल किया। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल पद के लिए चयन रद्द करना मनमाना था। मामला ये था कि गजुला तिरुपति 2014 के एक आपराधिक केस का खुलासा कर पुलिस कांस्टेबल के लिए चयनित हुए थे। केस एक महिला ने दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि तिरुपति ने शादी का वादा कर सालों रिश्ता रखा और बाद में दूसरी महिला से शादी कर ली। माता पिता पर धमकाने का आरोप भी था। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया और लोक अदालत में मामला कंपाउंड हो गया। इसके बावजूद भर्ती बोर्ड ने कहा कि ये नैतिक अधमता का अपराध है और चयन रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने माना कि दोनों वयस्क थे, रिकॉर्ड साफ था, इसलिए चयन रद्द करना गलत है। डिवीजन बेंच ने इसे पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक अदालत में समझौता गुनाह की स्वीकृति नहीं है, न ही दो वयस्कों के बीच सहमति से बना प्रेम संबंध चरित्रहीनता साबित करता है। आज के समाज में ऐसे रिश्ते आम हैं और शादी न होने का मतलब धोखा नहीं। बिना सबूत के केवल एफआईआर के आधार पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने तिरुपति के पुनर्विचार का आदेश दिया। मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर आशु राय। बताइए आशु, क्या कुछ जानकारी है? आज के लीगल अपडेट में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन शामिल थे, ने पुलिस रिक्रूटमेंट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है। मामले का नाम है गजुला तिरुपति वर्सेस द तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड अदर्स। कोर्ट ने कहा कि दो अनमैरिड पीपल के बीच एक कंसेंशुअल प्री मैरिटल रिलेशनशिप को आधार बनाकर किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को पुअर या मॉरल टर्पिट्यूड का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। सिर्फ इस भविष्य में शादी नहीं होगी। इस केस में कैंडिडेट का पुलिस कांस्टेबल के रूप में सिलेक्शन कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि उसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस दर्ज हुआ था जो एक फेल्ड रोमांटिक रिलेशनशिप से संबंधित था। बाद में ये मैटर लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज के माध्यम से सेटल हो गया था। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन ने ऑब्जर्व किया कि अथॉरिटी को बदलती हुई सोशल रियलिटीज के प्रति सेंसिटिव रहना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आज के समय में प्री मैरिटल रिलेशनशिप अनकॉमन नहीं है और हर रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो जाए ये अनिवार्य नहीं है, ना ही ये चीटिंग या बैड मॉरल का प्रमाण है। कोर्ट ने ये भी कहा कि कॉम्प्रोमाइज को एडमिशन ऑफ गिल्ट नहीं माना जा सकता है और बिना सफिशिएंट मटेरियल के किसी व्यक्ति के कैरेक्टर पर एडवर्स इन्फ्लुएंस नहीं डाला जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एपेलेंट के पक्ष में फैसला देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया और सिंगल जज के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया। धन्यवाद आशु, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर पूर्व सांसद, शिक्षाविद और महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री डॉक्टर फौजिया खान ने सीबीएसई के 15 मई 2026 के सर्कुलर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है।
इस सर्कुलर से 1 जुलाई से कक्षा 9 में तीसरी भाषा अनिवार्य हो जाएगी। 9 अप्रैल को सीबीएसई ने तीसरी भाषा को 2029-30 तक टाल दिया था। 36 दिन बाद बिना वजह बताए रुख बदलना मनमाना और बेतुका है। न छात्रों, न अभिभावकों, न शिक्षकों से सलाह ली गई। ढांचा गायब। नियम देखने में भाषाई विरासत बढ़ाने वाला लगता है, पर योग्य शिक्षक और पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं। दक्षिण भारत के स्कूलों में R3 भाषाओं के शिक्षक नहीं मिल रहे। कक्षा 9 के छात्रों को कक्षा 6 की किताबें पढ़ने को कहा गया। सेकेंडरी स्टेज में नई लिपि व्याकरण का बोझ बोर्ड परीक्षा वाले छात्रों पर अनुचित है। असर ये होगा कि दक्षिण में हिंदी और उत्तर में संस्कृत थोप दी जाएगी बिना शैक्षणिक तर्क के। संवैधानिक मुद्दे ये हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। बिना राज्य से सलाह लिए भाषा थोपना संघीय ढांचे और एसआर बोमई केस के मूल ढांचे का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद 29-30 के तहत अल्पसंख्यक स्कूलों को भी प्रभावित करता है, जो उर्दू, अंग्रेजी, विदेशी भाषा पढ़ते थे। एनईपी 2020 के खिलाफ गैर हिंदी राज्यों पर हिंदी संस्कृत थोपना एनईपी 2020 का उल्लंघन है। भाषा सीखना केजी स्तर से शुरू होना चाहिए, न कि कक्षा 9 में जबरदस्ती। फौजिया खान ने सर्कुलर रद्द कर 9 अप्रैल वाला ढांचा बहाल करने की मांग की है। ये याचिका यशिका भंडारी जैन बनाम भारत सरकार PIL में दायर हुई है, जहां एससी पहले ही केंद्र, NCERT, CBSE से जवाब मांग चुका है। जहां केरल हाईकोर्ट ने डूबे जहाज MSC एल्सा 3 के 3 विदेशी क्रू सदस्यों को शर्तों के साथ छोड़कर घर जाने की इजाजत दे दी है, जबकि बाकी 4 सदस्यों को जांच पूरी होने तक रुकना होगा। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, सीमन और मोटरमैन को जाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें कोच्चि या थोप्पुपड़ी के मजिस्ट्रेट के सामने साधारण बॉन्ड भरना होगा, 1 लाख की बैंक गारंटी देनी होगी, अपना स्थायी मोबाइल नंबर और पता जमा करना होगा और जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन गवाह के तौर पर पेश होने का वचन देना होगा। मास्टर चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर समेत बाकी 4 क्रू सदस्य अभी भारत में ही रहेंगे, क्योंकि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में उनका नाम है और कोर्ट ने कहा है कि उनकी जांच और बयान दर्ज होने से पहले उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। मई 2025 में कोच्चि तट पर MSC एल्सा 3 डूबने के बाद से 7 क्रू सदस्य करीब 11 महीने से भारत में फंसे थे। मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट ने बिना लिखित अनुमति कोच्चि न छोड़ने का आदेश दिया था। FIR में सिर्फ मास्टर का नाम था, पर पुलिस ने सभी के पासपोर्ट जब्त कर लिए थे। जहाज में डीजल, बंकर ऑयल, कैल्शियम कार्बाइड और प्लास्टिक नर्डल्स थे, जिससे समुद्री प्रदूषण हुआ और केरल सरकार ने पर्यावरण नुकसान और मछुआरों के आर्थिक नुकसान का मुआवजा मांगा है। मजिस्ट्रेट ने कोर्ट को बताया कि जांच 2 महीने में पूरी हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की फेयर ट्रीटमेंट गाइडलाइन बाध्यकारी नहीं है। अगर होती तो सभी 7 क्रू सदस्यों को तुरंत जाने देते। मास्टर ऑफ चीफ इंजीनियर को 12 जून सुबह 10:30 पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर बयान दर्ज कराना है और कोर्ट ने कहा कि 27 जून का इंतजार किए बिना उनका बयान तुरंत लिया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। कोर्ट से जुड़ी अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पटना की एक अदालत ने मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर कोचिंग सेंटर में हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा उन्हें दे दी है। कोर्ट ने 9 जून 2026 को सुनवाई के बाद अगले आदेश तक कोई भी पुलिस अधिकारी खान सर को गिरफ्तारी नहीं कर सकता, ऐसा निर्देश दिया है। खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वार ने मीडिया को बताया कि उनकी ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। अदालत ने मामले पर आगे बहस होने तक खान सर को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। वकील के मुताबिक खान सर पूरी तरह आजाद हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अदालत ने शिक्षक की कानूनी दलीलें सुनने के बाद ये राहत दी और केस डायरी व पुराने रिकॉर्ड भी मंगवाए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। उस दिन केस डायरी पेश होने के बाद अग्रिम जमानत पर विस्तृत बहस होगी। ये पूरा विवाद 2 जून 2026 की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि 15-20 लोगों के एक समूह ने पटना के बोरिंग रोड स्थित खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि KGS कोचिंग परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी भी की। अगले दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कोचिंग के 2 सुरक्षा गार्ड घटना के दौरान हवा में गोली चलाते दिख रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद
कदमकुआ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों गार्डों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार भी जब्त कर लिए और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। इसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई और दोनों गार्ड अभी न्यायिक हिरासत में हैं। खान सर का नाम एफआईआर में आने के बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने अभी उन्हें राहत देते हुए साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे खान सर को क्लास और यूट्यूब लेक्चर जारी रखने का मौका मिल गया है। लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा। इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के एंटीसिपेटरी जमानत फाइल की गई थी, उसमें इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है, जिसको सिंपल भाषा में कहा जाता है कि गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अब जब तक यहाँ से फैसला नहीं होता है, नेक्स्ट डेट तक उनको कोई भी पुलिस पदाधिकारी अरेस्ट नहीं कर सकते। खान सर जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। पुलिस अगर पूछताछ करना चाहेगी तो वो उनके सामने जा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, जो भी इंक्वायरी करना होगा कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में भी सहयोग करेंगे खान सर। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर है कर्नाटक हाई कोर्ट से, जहां पर कोगिलू लेआउट में तोड़फोड़ से प्रभावित निवासियों की उस चिंता पर सवाल उठाए, जो कि उस चिंता पर उन्होंने राज्य द्वारा बनाए गए पुनर्वास केंद्रों की गुणवत्ता को लेकर जताई थी। मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू और जस्टिस केएस हेमलेखा की पीठ जैबा तबस्सुम और अन्य बनाम कर्नाटक सरकार वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वसीम लेआउट और फकीर कॉलोनी के निवासियों ने याचिका में आरोप लगाया था कि येलहंका के कोगिलू लेआउट क्षेत्र में उनके घर 20 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार उचित नोटिस दिए बिना अवैध रूप से गिरा दिए गए। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि प्रभावित लोगों की पहचान के लिए सर्वे कराया जाए, अवैध तोड़फोड़ के लिए उचित मुआवजा दिया जाए और उन्हें तोड़फोड़ स्थल से 5 किलोमीटर के दायरे में ही पुनर्वासित किया जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि राज्य द्वारा देखभाल लोगों के लिए बेदखल लोगों के लिए बनाए गए अस्थायी पुनर्वास केंद्रों में 100 लोगों के रहने की भी क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र कोगिलू लेआउट के पास भी नहीं है। वकील ने आगे कहा कि केंद्रों में पर्याप्त शौचालय और सही भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कोर्ट को ये दावे तब सही नहीं लगे जब उसने न्याय मित्र बीबी विद्युलथला द्वारा पेश की गई पुनर्वास केंद्रों की तस्वीरें देखी। तस्वीरों में केंद्र खाली दिख रहे थे और पीठ ने सवाल किया कि क्या निवासियों ने वास्तव में इन सुविधाओं का लाभ उठाया है। कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास उपलब्ध है, लेकिन कोगिलू लेआउट के पास उसी जगह पर रहने की जिद व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि वहां खतरा है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वह न्याय मित्र से संपर्क करे, न्याय मित्र उसे आगे बढ़ाएगी। पीठ ने निवासियों से इन केंद्रों का उपयोग करने की अपील की और कहा कि आगे कोई शिकायत हो तो न्याय मित्र बीवी विदुलथा को बताएं ताकि सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य ने तोड़फोड़ से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाए हैं, लेकिन प्रभावित निवासी वहां मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं और भोजन का लाभ नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग केंद्र नहीं चाहते, कहीं और रह रहे हैं और सिर्फ इसी जगह पर कब्जा जमाए हुए हैं ताकि उन्हें यही भूखंड का आवंटन मिल जाए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की याचिका मंजूर करते हुए कहा कि उन्हें भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव और सचिव पद के लिए एम्पैनल्ड अतिरिक्त सचिव माना जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया, जिसमें खेमका और एम्पैनलमेंट से इनकार कर दिया गया था, जबकि समान स्थिति वाले अन्य अधिकारियों को 3 साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की शर्त से छूट देकर सूचीबद्ध किया गया था। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस दीपक मनचंदा की डिवीजन बेंच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कैट ने खेमका के एम्पैनलमेंट के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी या उससे ऊपर के स्तर पर काम से कम 3 साल की सेंट्रल
डेप्यूटेशन पूरी नहीं की है। 1991 बैच के IAS अधिकारी खेमका ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके जैसी स्थिति वाले कई अधिकारियों को इस शर्त से छूट दी गई और केंद्रीय प्रनियुक्ति का अनुभव न होने के बावजूद उन्हें अतिरिक्त सचिव या सचिव के पद के लिए एम्पैनल कर लिया गया। खेमका ने ऐसे कई उदाहरण पेश किए जिनमें उनका दावा खारिज होने के बाद भी अन्य अधिकारियों को छूट दी गई। बेंच ने माना कि भारत सरकार ने इस बात का खंडन नहीं किया कि पात्रता शर्तों में ढील देकर कई IAS अधिकारियों को एम्पैनलमेंट दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि जब समान स्थिति वाले अधिकारियों के पक्ष में छूट का इस्तेमाल किया गया तो याचिकाकर्ता को बिना किसी अलग कारण के वही लाभ न देना भेदभाव के बराबर है और इस संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस तर्क को भी खारिज किया कि खेमका के रिटायरमेंट के कारण अब याचिका बेअसर हो गई है। पीठ ने कहा कि एम्पैनलमेंट रिटायरमेंट के बाद के काम और भविष्य की संभावना के लिए भी जरूरी बना रहता है। बेंच ने टिप्पणी की कि जब याचिकाकर्ता जैसी स्थिति वाले अन्य अधिकारियों को भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव या सचिव के रूप में एम्पैनलमेंट के लिए छूट दी गई तो याचिकाकर्ता को बिना किसी ठोस कारण के ऐसी छूट क्यों नहीं दी गई? इसका सवाल बिना किसी ठोस जवाब के रह गया। अगर भारत सरकार ने डिप्टी सेक्रेटरी या उससे ऊपर के लेवल पर कम से कम 3 साल तक सेंट्रल डेप्यूटेशन पर काम करने की शर्त में छूट देने का अधिकार इस्तेमाल किया और ऐसी छूट इसी तरह की स्थिति वाले IAS अधिकारियों को दी गई तो खेमका के मामले में ऐसा न करना निश्चित रूप से भेदभाव माना जाएगा। ऐसा तब तक भेदभाव माना जाएगा जब तक कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता और उन अन्य अधिकारियों के बीच कोई ऐसा अंतर न लाया जाए जिन्हें भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी के पद के लिए चुने जाते समय छूट दी गई। चूंकि केंद्र सरकार याचिकाकर्ता और उन अन्य IAS अधिकारियों के बीच कोई अंतर कोर्ट के सामने नहीं ला सकी जिन्हें डिप्टी सेक्रेटरी या उससे ऊपर के पद पर काम करने की शर्त से छुटकारा देकर एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के पद के लिए चुना गया। इसलिए समान स्थिति वाले अधिकारियों के बीच अलग व्यवहार भेदभाव माना जाएगा। कोर्ट ने जोर दिया कि अगर कोई अलग करने वाला कारण न हो तो समानता न देना भेदभावपूर्ण होगा। समानता के सिद्धांत के तहत याचिकाकर्ता को वैसी ही छूट न देना उचित नहीं था। इसके अनुसार कोर्ट ने याचिका मंजूर की और निर्देश दिया कि हालांकि रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति का कोई वास्तविक वित्तीय लाभ नहीं दिया जा सकता, लेकिन याचिकाकर्ता को भविष्य के उन कामों पर विचार करने के सीमित मकसद के लिए एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के तौर पर चुना हुआ माना जाएगा, जिनके लिए ऐसी नियुक्ति जरूरी शर्त है। इस तरह कोर्ट ने खेमका को एम्पैनल्ड अतिरिक्त सचिव मानते हुए केंद्र सरकार को भेदभाव न करने की नसीहत दी और समानता के सिद्धांत को बहाल किया। ये थी कोर्ट से जुड़ी खबरें। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि स्टॉप ड्यूटी क्या होता है। क्या आप जानते हैं किसी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन या लीगल डॉक्यूमेंट पर स्टैंप ड्यूटी पे करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही नहीं बल्कि एक लीगल रिक्वायरमेंट है। स्टैंप ड्यूटी एक टैक्स है जो गवर्नमेंट सर्टेन लीगल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सेल डीड्स, गिफ्ट डीड्स, लीज डीड्स, मॉर्गेज डीड्स और अग्रीमेंट्स टू सेल पर इम्पोज करती है। इसका पर्पज सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन नहीं बल्कि ट्रांजैक्शन ऑथेंटिसिटी और लीगल वैलिडिटी इंश्योर करना भी है। इंडिया में स्टैंप ड्यूटी का फ्रेमवर्क इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 और रिस्पेक्ट स्टेट स्टैंप लॉज के अंडर रेगुलेट होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी के बिना एग्जीक्यूट किया जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को अथॉरिटीज इंपाउंड कर सकती है। डेफिसिट ड्यूटी के साथ पेनल्टी भी रिकवर की जा सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रमेश मिश्रीमल जैन वर्सेस अविनाश विश्वनाथ पाटने 2025 में बताया कि अग्रीमेंट्स टू सेल अंडर पोजेशन ट्रांसफर की गई है या ट्रांसफर करने के अग्रीमेंट्स हैं तो ऐसा डॉक्यूमेंट डीम्ड कन्वेयंस माना जा सकता है और उस पर कन्वेयंस का इक्विवेलेंट स्टैंप ड्यूटी पेएबल होगा। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि स्टैंप ड्यूटी ट्रांजैक्शंस पर नहीं बल्कि इंस्ट्रूमेंट पर लगती है। स्टैंप ड्यूटी लॉज का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि इंश्योर करना प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन लीगली वैलिड, ट्रांसपेरेंट और प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड रहे। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। फिलहाल कोर्ट्स राउंड अप पे बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.